Welcome all of you to the online study platform of PCM Tutorials। तो याद होगा आप लोगों को ये हमारा सेकंड लेक्चर है सॉलिड स्टेट्स का, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं और सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो एक छोटा सा रिकैप मैं दे देता हूँ कि सॉलिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमॉर्फस, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सबसे पहले तो एक बेसिक चीज कि एक्चुअली में सॉलिड्स होते क्या है। तो सॉलिड्स जो है वो मैटर, जितने भी मैटर होते हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनते हैं। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम, है ना। वो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम। अब एटम अगर बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो वो बनाएंगे सॉलिड। एटम्स अगर थोड़े थोड़े से दूर दूर है तो वो बनाएंगे लिक्विड। और एटम्स अगर बहुत ही ज्यादा दूर दूर है एक दूसरे से तो वो बनाएंगे गैस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड यानी कि जिनके एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सॉलिड्स एक ऐसी चीज होती है जिनके एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम, है ना। दूसरा, उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम। ये सॉलिड्स की एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब हमने ये देखा था कि ये जो सॉलिड्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट है, अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट है तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन अगर ये एक रैंडम अरेंजमेंट है, ये एटम्स जो है वो किसी भी तरीके से अरेंजमेंट है, तो वो बनाएंगे एमॉर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने सॉलिड्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो एटम्स का अरेंजमेंट यहाँ पे आपको बताया गया है, ये एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो आपको 2D और 3D में कैसा होता है वो आपको इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना अगर बाय चांस कोई चीज कहीं पे मिस होती है, क्योंकि ये वाले टॉपिक में आपको इमेजिनेशन अपनी पीक पे रखनी होगी, है ना। आपको हमारे आसपास जो चीजें प्रेजेंट हैं उन चीजों से कंपेयर करना रहेगा, तो इमेजिनेशन अपनी अच्छी रखना। ठीक है, अब देखते हैं अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आपको पता है कैसे कांटेक्ट करना है। और समझ में नहीं आता है, कहीं भी कोई पार्ट मिस हो जाता है तो वीडियो को वापस से रिकैप करो। ठीक है, अब देखते हैं मैंने क्या बोला कि सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स में एटम्स का अरेंजमेंट होता है। अब एटम्स का अरेंजमेंट जिस भी तरीके का होगा हम उसे उस तरीके का अरेंजमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये एटम्स है, ये दूसरी लेयर में अलग कलर से बना देता हूं। ये तीसरी लेयर एक और अलग कलर से बना देता हूं। ये आइटम्स है। तो एक तो ये अरेंजमेंट हो गया। मैं आपके सामने एक और अरेंजमेंट रख रहा हूं। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला जो अरेंजमेंट मैं बना रहा हूं ये आपका क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है। कैसे अरेंजमेंट है बता रहा हूं। ये दोनों एटम्स के बीच में ये एटम एडजस्ट होगा, ये दोनों के बीच में होगा, ये दोनों के बीच में होगा, ये दोनों के बीच में होगा। अगेन यहां पे अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से। एक और चीज, ये जो मैंने आप लोगों के सामने ये जो अरेंजमेंट बनाया है, इस अरेंजमेंट के बारे में आप लोग एक चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो है, मैं यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स एक्चुअली में एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये डॉट्स जो है वो एक्चुअली में एटम का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? मान लो कि ये एक एटम है तो ऑब्वियस सी बात है उससे कहीं ना कहीं इस तरीके से दूसरा एटम जुड़ा होगा। लेकिन हम हर बार इतने बड़े स्फीयर्स बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बीच में सिर्फ उसका न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे एक और एटम होगा, इसी के नीचे एक और एटम होगा, तो हम क्या कर देते हैं रिप्रेजेंट उसका सिर्फ न्यूक्लियस। हम इस तरीके से उसका सिर्फ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये देखो एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब ये वाला क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बताता हूं। देखो जरा, ये एक एटम, इसके बगल में एक और एटम, इसी के बगल में एक और एटम, तीसरा एटम जो है वो मैंने इन दोनों के नीचे बना दिया।
अब मैंने इन दोनों के नीचे इसलिए बनाया, देखो जरा यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन यहाँ पे देखो जरा पैकिंग थोड़ी सी क्लोज हो गई, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा यूज हो रहा है। अलग पेन से बना के बता देते हैं, ये देखो जरा ये स्पेस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखो जरा स्पेस कम कंज्यूम हो रहा है, ये स्पेस काफी कम है कंपैरेटिवली इसके, है ना। चौथा आइटम यहाँ हो, लेकिन ये वाले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, सिर्फ इनके न्यूक्लियस, तो ये रहे इनके न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसने इस चैप्टर में हमें ये बताया जाएगा कि भाई आपके जो एटम्स हैं वो एटम्स का अरेंजमेंट जो है, उन एटम्स जिस भी तरीके से अरेंज होंगे, क्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूं मैं, एमॉर्फस में तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं होगा, लेकिन क्रिस्टलाइन में उनका जो अरेंजमेंट होगा, हर अरेंजमेंट उनका एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करके देगा। हर अरेंजमेंट जो है वो उनका एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करके देगा। कैसे अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करके देगा, हम ये वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखो जरा, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इस एटम से इस एटम का एक बॉन्ड है, ये एटम से नीचे वाले एटम का एक बॉन्ड है, इस तरीके से एक बॉन्ड है। तो यहां पे इन चारों एटम ने मिलके क्या बनाया, एक सिंपल सी बात है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर शेप बनाया। ऑब्वियस सी बात है, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो अरेंजमेंट हो गया, ऐसे ही जब बहुत सारे आइटम इस तरीके से जब अरेंज होते हैं, एक प्लेन में अरेंज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं 2D लैटिस। क्या कहते हैं उसे, 2D लैटिस। अब यहां पे 2D जो लैटिस अरेंजमेंट है वो कैसा वाला था, स्क्वायर अरेंजमेंट था। लेकिन यहां पे देखो जरा, यहां पे जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट होगा रोम्बिक अरेंजमेंट। कैसे होगा रोम्बिक अरेंजमेंट, देखते हैं। ये देखो जरा, एटम के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि भाई क्रिस्टलाइन में एटम जिस तरीके से अरेंज होंगे, वो हर अरेंजमेंट में अपना एक अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगर वो हर अरेंजमेंट में अपना एक अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हर स्ट्रक्चर को हम एक नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, 2D स्क्वायर लैटिस, ये 2D हो गया, ये हो गया 2D रोम्बिक लैटिस। ये देखो रोम्बस बन रहा है, और ये रोम्बस बार बार रिपीट होते जा रहा है, लेकिन ये कौन सा है, ये है 2D के केस में। ये किस केस में है, 2D के केस में। ठीक है, इतना होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अभी भी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्चुअली में 3D में वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्चुअली में 3D में वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मतलब वो न्यूक्लियस के साथ ऐसा, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एटम में उसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा। 3D गलत बोल दिया मैंने, है ना। लेकिन अब मैं आपको, ये तो 2D लैटिस हो गया, मैं आपको यहाँ पे इसका 3D स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि भैया अगर मैं इनका 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो 3D स्ट्रक्चर के केस में इसका अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो बना के देखते हैं। मान के चलो एक आइटम है ये, दूसरा आइटम है ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। मैं थोड़े से डार्क कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यार ये 3D स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, अब देखो जरा, ये हो गया क्यों, क्योंकि इनका A, यानी कि ये हो गया इसकी लेंथ A, ये हो गई इसकी लेंथ A, है ना। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया C। ठीक है, ये 3 लेंथ हो गई। अब A के सामने वाला जो एंगल होगा उसे हम नाम देंगे अल्फा, यानी कि एक ये है A, और A के सामने किसके बीच का एंगल है, C और B का, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, मैं अच्छे से बना देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा क्लियरली दिखे, है ना। ये हो गया अल्फा। अब B के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, C और A वाला, है ना। B के सामने वाला जो एंगल होगा वो होगा C और A वाला, यानी कि ये वाला।
तो ये एंगल हो जाएगा आपका बीटा, और सी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये ब्लैक वाला, यानी कि ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी के सामने वाला, यानी कि ये हो जाएगा गामा, है ना। तो इस तरीके से हम इनका एंगल निकालते हैं। तो भाई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर, अब क्या हुआ कि यहाँ पे सारे जो एटम्स हैं, एटम्स ने मिलके बनाया एक क्यूब, ठीक है। अब यही क्यूब अगर यही सेम स्ट्रक्चर पूरे मैटर में अगर बार बार रिपीट हो रहा है ना, अगर ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर पूरे एटम में अगर बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर पूरे कंपाउंड में बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखो जरा, एक ये हो गया, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर, इसके बगल में एक और स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, इसके बगल में एक और स्ट्रक्चर आ गया। तो ये सेम स्ट्रक्चर अगर बार बार रिपीट होते जाएगा, यही सेम स्ट्रक्चर अगर बार बार रिपीट होते जाएगा, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यूनिट लेटाइस। ऐसे सेम स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, यूनिट लेटाइस। लेकिन ये जो यूनिट लेटाइस है, ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक 3D स्ट्रक्चर होगा। ये यूनिट लेटाइस जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर होगा। अब ये वाला जो यूनिट लेटाइस है वो क्यूब शेप का, अब हो सकता है कि यूनिट लेटाइस जो है वो रोम्बिक शेप में भी आ जाए, हो सकता है यूनिट लेटाइस जो है वो क्यूबॉइडल शेप में भी आ जाए, है ना। तो मैंने क्या बोला, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि यूनिट लेटाइस क्या होता है, एटम का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट, एटम का एक रेगुलर, एटम यानी कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट, एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट जो कंटिन्यूअसली रिपीट होते जा रहा है, जो कंटिन्यूअसली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हो सकता है इसके आगे एक और ऐसा हो, इसके ऊपर एक और ऐसा हो, पीछे एक और ऐसा हो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट का रेगुलर 3D अरेंजमेंट जो कंटिन्यूअसली पूरे स्पेस लेटाइस में, यानी कि पूरे कंपाउंड में रिपीट हो रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट लेटाइस। और जब बहुत सारे यूनिट लेटाइस कंबाइन हो जाते हैं, और जब बहुत सारे यूनिट लेटाइस कंबाइन हो जाते हैं, तो वो मिलके फॉर्म करते हैं एक स्पेस लेटाइस। और जब बहुत सारे यूनिट लेटाइस कंबाइन हो जाते हैं, तो वो मिलके क्या फॉर्म करते हैं, स्पेस लेटाइस, है ना। तो इतना हमें समझ में आ गया कि भाई ये हो गया 2D अरेंजमेंट, है ना, ये हो गया आपका 3D अरेंजमेंट। जैसे 2D अरेंजमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता था, वैसे ही 3D अरेंजमेंट भी जो है वो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो 3D स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता था, जैसे कि 3D में एटम ने कंबाइन होकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लिया। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर पूरे सिस्टम में बार बार रिपीट होगा, तो उसकी एक यूनिट को हम कहेंगे यूनिट लेटाइस, और वही यूनिट जब पूरे सिस्टम में बार बार रिपीट होने लग जाएगी, और उसके बाद जो वो स्ट्रक्चर बनाएगी उसे हम क्या नाम देंगे, स्पेस लेटाइस, ठीक है। सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे यूनिट लेटाइस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि यूनिट लेटाइस की डेफिनेशन क्या होती है। तो यूनिट लेटाइस एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, एटम का एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये हो गया एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये है आपका एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब ये बार बार रिपीट होगा, जब ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब ये बार बार रिपीट होने लग जाएगा, ये देखो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दूसरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये दूसरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये जब ऐसे बार बार रिपीट होने लग जाएगा तो वो क्या बना लेगा, एक स्पेस लेटाइस। क्या बना लेगा, एक स्पेस लेटाइस। और ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, यूनिट लेटाइस, है ना। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे स्पेस लेटाइसेस है,
है ना। ये जो हमारे यूनिट लैटिसेस हैं ये टोटल कितने टाइप के होते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ स्पेस या टाइप ऑफ यूनिट लैटिस।